गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। हाय विमल। हाय। और सबसे पहले होप्स फिनांशियल पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सेवा का मौका देने के लिए। और बहुत बहुत बधाई भी कि ये जो कंसेप्ट पे जो वर्कशॉप कर रहे हैं हर वीक एक कंसेप्ट पे, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, अब तक जितने भी स्पीकर आए हैं कंसेप्ट पे, सबने ये बात बोली है और मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि कंसेप्ट को कभी भी जो है अ, ध्यान से नहीं देखा जाता, नहीं सुना जाता, नहीं पढ़ा जाता। कभी भी उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी कीमत नहीं समझी जाती। हमेशा जो है ना, कंसेप्ट को ऐसे देखा जाता है कि वो आम तौर पे जो है यही धारणा है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये पता नहीं उनके लिए है जिनको सर्विस में जाना है, मुझे तो सर्विस में जाना नहीं है, इसलिए मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये हर एक सदस्य के लिए है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के हर एक सदस्य के लिए। लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग समझते नहीं है, और मैं भी कल्प्रिट हूँ। मैंने भी काफी समय तक कंसेप्ट से दूरी बनाए रखी। मैं तो ऐसे भागता था जैसे वो पता नहीं क्या चीज है, ये मेरा क्या नुकसान कर देगी, कोई हवा हो जैसे। मेरे लिए एक कंसेप्ट जो है वो एलियन थे। ये एलियन थे मेरे लिए, जैसे किसी और ग्रह की चीज हो। लेकिन मेरा सौभाग्य, खुशकिस्मती से, कुछ साल पहले मुझे एक ग्रुप में कंसेप्ट की रीडिंग करने का मौका मिला। जितने भी एक, पहले से लेकर 12वें कंसेप्ट तक, हर एक कंसेप्ट के हर एक शब्द, हर एक वाक्य को पढ़ने का मौका मिला, वो सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो जब हर शब्द, हर वाक्य मेरी आंखों के सामने से गुजरा, मेरे दिमाग में गहरे से उतरा, तब मेरी आंखों से पट्टी हटी, मेरे दिमाग के पर्दे खुले, और मुझे पता चला कि कंसेप्ट की जानकारी मेरे लिए कितनी जरूरी है, एक सामान्य सदस्य के तौर पे भी, एक आम मेंबर के तौर पे भी कंसेप्ट की जानकारी मेरे लिए कितनी जरूरी है। और मैं उस ग्रुप का जितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम है, जिसने मेरी ये आंखें खोली, मेरी गलत फहमी दूर की। ये कंसेप्ट मेरे लिए नहीं। क्योंकि कारण क्या है, ये जिम्मेदारी मेरी है। हम रोज वो पढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज, कि जब कोई भी कहीं भी सहायता की पुकार करता है, मैं चाहता हूँ एक हाथ सदा वहां मौजूद हो। और उसके लिए बोल्ड बोल्ड बड़े बड़े शब्दों में मैं बोलता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, तभी निभा पाऊंगा। तो यहाँ पे एक एक पूरे 36 प्रिंसिपल्स की जानकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाती। फिर अब मुद्दे पे आते हैं, बात हो रही है कंसेप्ट की। अभी तक हमने 4 कंसेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहले कंसेप्ट में बताया गया कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट अथॉरिटी वो ग्रुप्स के पास है, यानी अंतिम जिम्मेदारी भी और सबसे बड़ा अधिकार, आखिरी अंतिम अधिकार भी ग्रुप्स के पास है। ग्रुप कॉन्शियस सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, उसी से पूरा ए चलता है। तो ए को चलाने की जिम्मेदारी ग्रुप के ऊपर है, और अधिकार भी ग्रुप के पास है। और ग्रुप कौन है? ग्रुप मैं और आप हैं, और कोई ग्रुप नहीं है। तो जब ग्रुप मैं और आप हैं, तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी हुई और अंतिम अधिकार किसका हुआ? वो भी मेरा हुआ। और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा अधिकार क्या है, तो मैं निभाऊंगा कैसे? मैं निभा ही नहीं सकता। तो उसके लिए वो जानकारी होनी जरूरी है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अंतिम जिम्मेदारी और सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो ग्रुप्स है। ए को चलाने की जिम्मेदारी मेरी। दूसरे कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा?
दूसरे कंसेप्ट में हमें पता चला कि ग्रुप्स हर काम नहीं कर सकते। ग्रुप्स का अपना एक दायरा है, एक सीमा है, वो उसी के अंदर काम कर सकते हैं। अगर व्यापक रूप से काम करना है, ज्यादा क्षेत्र में काम करना है, बड़े एरिया में काम करना है, तो उसके लिए आगे हमें जिम्मेदारी किसी को सौंपनी पड़ेगी। अपना कोई प्रतिनिधि चुन के उसको ये जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी, जिसे कहा गया कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं। अब चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो इंटर ग्रुप लेवल पे हो, एरिया कमेटी लेवल पे हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस लेवल पे हो। हम आईजीआर चुनते हैं, जीएसआर चुनते हैं, डेलीगेट चुनते हैं, ट्रस्टी चुनते हैं, सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन उसी हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सौंपी जाती है जिम्मेदारी, और अधिकार भी दिए जाते हैं, और वो उसी के हिसाब से हमारे लिए काम करते हैं, ए का संदेश आगे पहुंचाने के लिए, ए को फैलाने के लिए। फिर इस तीसरे कंसेप्ट में बताया गया कि जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है तो साथ में कुछ अधिकार भी दिए हैं, जिनमें पहला अधिकार था राइट ऑफ डिसीजन, जिसमें हमें पता लगा कि जिन भी प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, वो डेलीगेट्स हैं, जो भी हैं, उनको हमने एक फैसले का अधिकार दिया है। वो अपनी विवेक बुद्धि से, अपनी समझ से, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति को देखते हुए सही फैसला ले सकते हैं। वो सिर्फ पोस्टमैन का काम नहीं करेंगे, डाकिये का काम नहीं करेंगे, कोरियर का काम नहीं करेंगे कि ग्रुप की चिट्ठी ले जाके एरिया कमेटी को या कॉन्फ्रेंस में सौंप दी, और कॉन्फ्रेंस की चिट्ठी लाके वापस यहाँ सौंप दी, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा काम नहीं करेंगे। उनको अपना विवेक इस्तेमाल करने का, अपनी समझ, विजडम इस्तेमाल करने का अधिकार दिया, कि वो अपने विजडम से, अपने समझ से, उस समय जो परिस्थिति है, जो चीज है, वो उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं। फिर आगे आया चौथा कंसेप्ट, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, भाग लेने का अधिकार, जिसका मेन कंसर्न है कि हर कॉन्फ्रेंस के हर मेंबर को उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से वोट देने का अधिकार है। जिम्मेदारी के हिसाब से वोट देने का अधिकार है, सबको समान अधिकार है वोट देने का, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो ये एक क्रम में अधिकार दिए गए। अब राइट ऑफ डिसीजन इस्तेमाल कर लिया हमने, चुन के भेजा अपने प्रतिनिधि को, चाहे वो डेलीगेट है, चाहे वो जीएसआर है, हमने प्रतिनिधि को चुन के भेजा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा ग्रुप ने, और वहां पे राइट ऑफ डिसीजन इस्तेमाल किया उन्होंने अपने विवेक के हिसाब से। वहां पे जो फैसला लेना था, जो उनको सही लगा, जो ए के हित में लगा, ए के हित में अपना राइट ऑफ डिसीजन इस्तेमाल किया और वोट किया। और जब वोटिंग होती है तो उसमें जब नतीजा आता है तो एक मेजोरिटी होती है, एक माइनॉरिटी होती है, एक बहुमत होता है, एक अल्पमत होता है। तो अब आमतौर पर यही देखा जाता है कि जिसका बहुमत है भाई, उसकी बात मानी जाएगी, और अल्पमत को छोड़ो भाई, तुम छोड़ो, हो गया, बस वोटिंग हो गई, बहुमत जीत मिल गई हमें, बात खत्म हो गई। आमतौर पे किसी भी तरह की संस्था हो, सरकारें हो, कुछ भी हो, वहां पे यही होता है। एक वोट की भी बहुमत हो तो वहां पे वो बहुमत की मानी जाती है, अल्पमत को साइड में कर दिया जाता है, माइनॉरिटी को एक तरफ कर दिया जाता है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा नहीं। जब वोटिंग हो जाती है, पूरे विचार विमर्श के बाद में, विस्तार से चर्चा होने के बाद में, जब वोटिंग हो जाती है, मेजोरिटी होती है, लेकिन वहां पे माइनॉरिटी को भी अधिकार दिया गया है, माइनॉरिटी को पूरा महत्व दिया गया है, माइनॉरिटी की बात सुनने पर पूरा जोर दिया गया है, और मेजोरिटी को ये कहा गया है कि माइनॉरिटी की बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए, और अगर नहीं सुनी जाती है तो माइनॉरिटी को भी एक अधिकार दिया गया है, जो आता है हमारे कंसेप्ट 5 में, राइट ऑफ अपील, पांचवें कंसेप्ट में।
बहुत ज्यादा महत्व इस चीज पे दिया गया है कि माइनॉरिटी की आवाज सुनी जाए। क्या कहता है कंसेप्ट 5 हमारा? Throughout our world service structure, a traditional right of appeal ought to prevail, thus assuring us that the minority opinion will be heard and that petitions for the redressal of personal grievances will be carefully considered. हमारे वर्ड सर्विस के पूरे ढांचे में फिर वही पारंपरिक राइट ऑफ अपील, अपील का अधिकार जो है वो रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, हर राइट के साथ उसने ट्रेडिशनल वर्ड यूज किया है। ट्रेडिशनल राइट ऑफ डिसीजन, ट्रेडिशनल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन और अब ट्रेडिशनल राइट ऑफ अपील। पारंपरिक यानी इसको परंपरा क्या होती है? जो चली आ रही है और आगे भी चलती रहे, जो हम चाहे वो सामाजिक परंपरा हो या वो किसी और तरह की परंपरा हो, घरेलू परंपरा हो, या हमारी पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही, तो ये कहा जाता है कि ये परंपरा चली आ रही है, इसको चलते रहना चाहिए, इसमें बदलाव करने की कोशिश मत करो, ये चली आ रही है और ठीक ठाक चली आ रही है, ठीक है, ये इसमें कोई कमी नहीं है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो हर राइट के साथ उसने ट्रेडिशनल वर्ड यूज किया है, तो ये एक परंपरागत रूप से ये अधिकार चलते रहने चाहिए। तो यहाँ भी राइट ऑफ अपील के साथ वो कहता है अपील का अधिकार, ये पूरे हमारे वर्ड स्ट्रक्चर में, और इनफैक्ट आगे हम देखेंगे कि हर लेवल पे, सेवा के हर लेवल पे ये अपील का अधिकार माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा? एश्योरिंग अस दैट माइनॉरिटी ओपिनियन विल बी हर्ड। माइनॉरिटी की आवाज बंद नहीं कर दी जाएगी, माइनॉरिटी के मुंह पे ताला नहीं लगा दिया जाएगा, उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनकी बात पे ध्यान दिया जाएगा, तवज्जो दी जाएगी। और दूसरी चीज, दो पार्ट है इससे। पहला तो वोटिंग में जो माइनॉरिटी रहेगी उनकी बात सुनी जाएगी, या वोटिंग से पहले भी अगर पक्ष में ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, विपक्ष में कम लोग नजर आ रहे हैं, या किसी भी तरीके से एक तरफ माइनॉरिटी है, तो विस्तार से चर्चा में भी उनकी बात पूरी ध्यान से सुनी जाएगी। और दूसरा पार्ट है इसका, petitions for the redress of personal grievances will be carefully considered। अब ये अधिकार किसको है? ये अधिकार हर वर्कर को है, पेड हो या अनपेड हो, कि उसको अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है ऑफिस के वातावरण से, व्यवहार से, काम करने के तरीके से, तो वो उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी बात ध्यान से सुनी जाएगी, उस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा, और उसकी जो पर्सनल ग्रीवेंस है, यहाँ पर्सनल ग्रीवेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं घर की शिकायत ले आऊंगा, जी मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं है। पर्सनल ग्रीवेंस जो ऑफिस से रिलेटेड है, वहां पे जो शिकायत है उसको बड़े ध्यान से सुना जाएगा, और वो स्टाफ जो है वो पिटीशन कर सकता है, अपनी एक याचिका दिखा दे सकता है, शिकायत लिखवा सकता है कि मुझे ये परेशानी हो रही। अब ये राइट ऑफ अपील बहुत विस्तार से इस पे हम चर्चा करेंगे और इस पे लंबी चर्चा चलेगी, इसलिए पहले मैं ये पिटीशन की बात पहले लेता हूँ। ये राइट ऑफ अपील का एक हिस्सा है राइट ऑफ पिटीशन, और ये हर पेड और अनपेड वर्कर के पास है। सर्विस स्ट्रक्चर में चाहे वो पेड है या अनपेड है, उसके पास ये पिटीशन का अधिकार है कि अगर उसे कोई शिकायत है तो वो चाहे तो सीधा जनरल सर्विस बोर्ड तक भी ले जा सकता है वो शिकायत। हालांकि आमतौर पे कम ही होता है ऐसा, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल तरीके से काम होता है, तो ज्यादा शिकायत का मौका होता नहीं है, लेकिन उनके पास एक अधिकार दिया गया है, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो, कि वो अपनी शिकायत को जनरल सर्विस बोर्ड तक ले जा सकते हैं, ताकि उनकी बात पे पूरा गौर किया जाए और उनकी शिकायत का निवारण किया जा सके। लेकिन यहाँ पे सर्विस वर्कर्स को भी हिदायत दी गई कि उनकी ये जिम्मेदारी भी है
कि जो उनको डायरेक्शन दी जा रही है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका वो पालन करें और अनुशासन में रहें। जो उनके काम में जिस अनुशासन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, और जो उनको उनके सुपीरियर से निर्देश मिलते हैं, उनका वो पालन करें। लेकिन इस बात की उन्हें श्योरिटी होनी चाहिए, इस बात का आश्वासन उन्हें दिया गया है राइट ऑफ पिटीशन के जरिए, कि उन्हें खाम खा के या नाजायज प्रेशर को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। नाजायज किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का प्रेशर, वो उन्हें बर्दाश्त करने की कोई मजबूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए वो अधिकार है उनके पास कि वो सीधा अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। लेकिन जो जायज निर्देश हैं, जो डिसिप्लिन चाहिए, उनका उन्हें पालन करना हो। ये है राइट ऑफ पिटीशन। अब वापस आते हैं राइट ऑफ अपील। राइट ऑफ अपील क्यों दिया गया है? क्या जरूरत पड़ी है राइट ऑफ अपील की? अपील का अधिकार देने की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो ये माना गया कि मेजॉरिटी जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी हमेशा सही हो। इसका आधार ये है। ऐसा कतई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी हमेशा सही ही होगी। मेजॉरिटी भी गलत हो सकती है। जैसे हम ये में कहते हैं ना, एवरीवन हैज अ राइट टू बी रॉन्ग। सबके पास गलती करने का अधिकार है, ग्रुप्स के पास भी है, सबके पास है। तो मेजॉरिटी के पास भी गलती करने का अधिकार है, वो भी गलती कर सकते हैं। जाने में अनजाने में गलती हो सकती है उनसे भी, और वो गलत हो सकते हैं। और माइनॉरिटी भी बहुत बार सही हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। माइनॉरिटी भी बहुत बार सही हो सकती है, और चाहे वो पूरी सही ना भी हो, थोड़ी सी भी सही हो, यहाँ बिल्कुल भी गलत हो, तीनों चीजें हो सकती हैं। एक अल्पमत, एक माइनॉरिटी हो सकता है बिल्कुल सही हो सकता है कुछ हद तक सही हो, या हो सकता है बिल्कुल गलत हो। लेकिन उससे एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है, एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती है एक ही, कि जब माइनॉरिटी अपना पक्ष रखती है मजबूती से, तो जिस भी मुद्दे पे बात हो रही होती है उस पे बहुत गहराई से चर्चा होती, बहुत विस्तृत चर्चा होती है। उसमें फिर टाल मटोल की उसकी गुंजाइश नहीं रहती, तो ऊपरी तौर पे चर्चा करके किसी मुद्दे पे फैसला ले लिया गया, ऐसा नहीं होता। माइनॉरिटी ये सर्विस करती है कि गहराई से चर्चा हो, अच्छे से चर्चा हो, थ्रेड बेयर जिसे बोलते हैं, पूरा उधेड़ के उस मुद्दे पे उसको चर्चा की जाए उस पे। उससे क्या हुआ? अगर माइनॉरिटी की बात पूरी अच्छी तरह से सुनी जाएगी, ध्यान से सुनी जाएगी, तो बिल ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है, चीफ प्रोटेक्शन। चीफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन अनइन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म, हेस्टी और एंग्री मेजॉरिटी। यानी मेजॉरिटी कितनी तरह से गलत हो सकती है। यहाँ चार तरीके उसने बताए जिस तरीके से मेजॉरिटी गलत हो सकती है: अनइन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड, हेस्टी और एंग्री। जब ऐसी मेजॉरिटी यानी इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, तो ये जो माइनॉरिटी की बात अगर हम सुनते हैं, ये मुख्य सुरक्षा कवच है हमारा, किसी भी गलत निर्णय को रोकने के लिए। वो गलत निर्णय कैसे होता है? जब मेजॉरिटी होती है अनइन्फॉर्म्ड, जानकारी नहीं, मिस इन्फॉर्म्ड, गलत जानकारी है, हेस्टी, जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाता है, या एंग्री, गुस्से में, या इसको हम दबंगे तरीके से भी बोल सकते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। अब यहीं पे ये बात आ गई जो हमने पहले शुरुआत में बात की थी, अनइन्फॉर्म्ड, जानकारी ही नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया। या तो उस मुद्दे की जानकारी नहीं है जिस पे बात हो रही है, या प्रिंसिपल्स की जानकारी नहीं है कि उस मुद्दे के हिसाब से किन प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना है,
कहीं कोई प्रिंसिपल्स वायलेट तो नहीं हो रही, कोई ट्रेडिशन वायलेट तो नहीं हो रही, वो नहीं पता। तो जानकारी ही नहीं है, पूरी संभावना है। ये तो हम अक्सर आजकल होता देखते हैं ना, हम अक्सर होता देखते हैं। तो बस हाथ खड़ा करना आता है, हाथ खड़ा कर देते हैं और होगी मेजोरिटी, बात खत्म। जानकारी नहीं है मुद्दे की। दूसरा है मिस इन्फॉर्म्ड, गलत जानकारी। अब गलत जानकारी कई तरीके से हो सकती है। मैं बैठा हूँ मीटिंग में, मुद्दे पे किसी पे डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने ना ट्रेडिशंस पढ़ी हैं, ना मैंने कंसेप्ट पढ़े हैं। सुनी सुनाई बातें जो मीटिंगों में सुन ली या मेंबरों से सुन ली, उन्हीं के आधार पे मैं अपना ओपिनियन बना रहा हूँ, उन्हीं के आधार पे अपना राय कायम कर रहा हूँ। वो मिस इन्फॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है जो बातें मैंने सुनी है वो सारी सही हो, जो किताब में लिखी है बातें तो वो सही है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो वहाँ है। सीधी सीधी जानकारी, जो सही जानकारी है वो तो मुझे किताबों से मिलेगी, सुनी सुनाई बातों से नहीं मिलेगी। तो मिस इन्फॉर्म्ड, वहां पे भी उस पर राय बना ली सुनी सुनाई बातों पे। या जो अक्सर हम क्या देखते हैं, जब भी किसी मुद्दे पे डिस्कशन होती है, 20 बंदे बैठे होते हैं, 4 बंदे बोलते हैं, 16 बंदे उनको सुन रहे होते हैं और उसी के बेस पे अपना ओपिनियन बनाते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं। नॉर्मली जो देखा गया है, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। कारण वही है, जानकारी का अभाव या गलत जानकारी। जो 4 लोगों ने बोल दिया, वही जानकारी, उसी के आधार पर अपना ओपिनियन बनाया और अपना राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट ऑफ डिसीजन कर लिया। तीसरी चीज हेस्टी, जल्दबाजी में, जल्दबाजी में डिसीजन। जल्दबाजी भी 2 तरह की होती है। टाइम नहीं है जी, बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, 15-20 मिनट का टाइम रखा है, 25 मिनट का टाइम रखा है बिजनेस मीटिंग में। एक मुद्दे पे चर्चा हो रही है, 15 मिनट निकल गए, इम्पेशेंट हो गए, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है। एक मुद्दे पे इतना अटके रहोगे तो बाकी कब होंगे। ये ग्रुप लेवल, इंटर ग्रुप लेवल पे, कॉन्फ्रेंस में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उस लेवल पे नहीं गया हूँ। वहां हिस्ट्री होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन होता होगा, तभी इस कंसेप्ट में उसको शामिल किया गया है कि समय कम है जी, मुद्दे ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। उस जल्दी जल्दी में माइनॉरिटी को बंद कर दिया कि आप तो काम का बहस बढ़ा रहे हो, जब मेजोरिटी दिख रहा है कि मेजोरिटी पक्ष में है, आप छोड़ो इसको। और वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो हेस्टी, जल्दबाजी में डिसीजन। और एंग्री मेजोरिटी, आवाज ऊंची करके काम करवा लो अपना, आवाज ऊंची कर लो, सामने वाले को चुप करा दो, काम हो जाएगा। तो ये इन तरीकों से जो है मेजोरिटी गलत हो सकती है। और यहाँ पे अगर माइनॉरिटी अपना राइट ऑफ अपील इस्तेमाल करती है, अपना अपील का अधिकार इस्तेमाल करती है, तो वो एक बहुत बड़ी सर्विस करती है। वो एक ही बहुत बड़ी सर्विस करती है माइनॉरिटी। तो इसलिए राइट ऑफ अपील का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है माइनॉरिटी के लिए। और फिर दूसरी चीज ये कि ये राइट ऑफ अपील सबको मिला हुआ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रस्टीज के पास है या डेलीगेट्स के पास है। हर पूरे स्टाफ, कमेटीज, कॉर्पोरेट बोर्ड, ट्रस्टीज, जहां भी माइनॉरिटी आएगी, उसके पास राइट ऑफ अपील होगा। और जहां भी माइनॉरिटी को लगता है कि मेजोरिटी बहुत बड़ी गलती करने जा रही है या गलती कर रही है, वहां पे उसे माइनॉरिटी रिपोर्ट फाइल करनी होती है। ये राइट ऑफ अपील ऐसे इस्तेमाल होता है। राइट ऑफ अपील कैसे इस्तेमाल होता है कि जहां भी माइनॉरिटी को लगता है किसी भी लेवल पे कि मेजोरिटी गलत जा रही है या गलती कर रही है, तो वहां पे माइनॉरिटी रिपोर्ट फाइल की जाती है। माइनॉरिटी
को प्रोत्साहित किया जाता है कि अगर आपको लगता है कि मेजोरिटी गलत है तो माइनॉरिटी रिपोर्ट फाइल करो अपनी। उस रिपोर्ट में आप लिखो कि आपको क्या गलत लग रहा है और क्या सही होना चाहिए आपकी राय में। आप अपना ओपिनियन लिखो, लिखो क्या गलत लिख रहा है और उस हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट फाइल करो। तो राइट ऑफ अपील फिर आगे ये बताता ही है कि उस पर फिर गौर किया जाना चाहिए। ये तो हो गया कि अगर माइनॉरिटी को लगता है कि गलत हो रहा है, कुछ बड़ी गलती हो गई। लेकिन अगर माइनॉरिटी को ये लगता है कि ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिससे पूरे एए पे गलत प्रभाव पड़ सकता है, एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, ए का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये फिर ड्यूटी बन जाती है माइनॉरिटी की। एक तो है कि कहीं उनको लग रहा है कि कुछ बड़ी गलती हो रही है तो उनको प्रोत्साहित किया जाए कि अगर आपको लग रहा है गलत हो रहा है तो आप रिपोर्ट फाइल करो। लेकिन यहाँ पे अगर उनको लग रहा है कि ए का नुकसान हो जाएगा एज ए होल, पूरे ए का नुकसान हो जाएगा, मेजोरिटी ऐसा गलत फैसला लेने जा रही है कि एज ए होल का पूरा नुकसान हो सकता है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर उनको लगता है कि ए एज ए होल का नुकसान हो सकता है तो यहाँ पे उनकी ड्यूटी, उनको ये दायित्व खुद अपने आप लेना है, ये जिम्मेदारी खुद अपने आप माइनॉरिटी को लेनी है कि वो माइनॉरिटी रिपोर्ट फाइल करें, अपना राइट ऑफ अपील का उपयोग करके अपील दायर करें, पिटीशन दायर करें। और इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल हम सबको पता है, जो अभी डिसीजन हुआ कि जो लोग ट्रीटमेंट फैसिलिटीज चला रहे हैं उनको सर्विस पोजीशंस में आने से रोका जाए। वहां पे 2 लोग माइनॉरिटी में थे और वो डिसीजन हुआ, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने अपना राइट ऑफ जो है अपील इस्तेमाल किया है, पिटीशंस डाली हैं रिव्यू के लिए। अब वो कंसीडर होगा नहीं होगा वो आगे पता चलेगा, बट वो राइट ऑफ अपील इस्तेमाल किया गया है वहां पे, क्योंकि उनको लगा कि शायद ए एज ए होल का यहाँ पे नुकसान हो सकता है, इमेज पे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी उनका विचार रहा होगा उन्होंने उसके अंतर्गत राइट ऑफ अपील का इस्तेमाल किया। तो कितना जरूरी बन जाता है, कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये राइट ऑफ अपील, हमें इसी इंसिडेंट से पता चल जाता है कि माइनॉरिटी की आवाज सुनना कितना जरूरी है। अब यहाँ पे हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे मेजोरिटी सही थी या माइनॉरिटी सही थी, दोनों के अपने व्यू पॉइंट थे, लेकिन माइनॉरिटी की आवाज में कुछ था, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तो उन्होंने राइट ऑफ अपील इस्तेमाल किया, अपना पिटीशन डाली है। तो ये राइट ऑफ अपील जो है ये पूरे ए के लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी माइनॉरिटी की बात जब हम करते हैं, माइनॉरिटी को ट्रस्ट करना क्यों जरूरी है, हम क्यों बार बार कहते हैं माइनॉरिटी में को इतना अधिकार मिलना चाहिए, माइनॉरिटी की बात सुननी चाहिए, माइनॉरिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्यों इतना जोर दिया गया? कारण ये है कि जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, कैसे चुनते हैं? अगर हम अपने इंडिया के लेवल पे ही देखें तो हमारी कितनी फेलोशिप है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होते, बट रफ एस्टिमेट है लगभग 50,000 होगी फेलोशिप। मैं फिगर्स के साथ बहुत अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे फिगर्स ऊपर नीचे हों तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट मेरा अंदाजा है कि 50,000 के करीब होगी फेलोशिप। और ये 50,000 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने डेलीगेट्स और ट्रस्टीज चुनते हैं, और वो डेलीगेट्स और ट्रस्टीज को चुन के भेजते हैं कॉन्फ्रेंस में। और जब हम कॉन्फ्रेंस में देखते हैं तो कितने मेंबर्स होते हैं, क्लास ए ट्रस्टी, क्लास बी ट्रस्टी, डेलीगेट्स, स्टाफ मेंबर्स, डायरेक्टर्स, सब मिला के लगभग 100 लोग होते हैं। तो 50,000 की कितनी छोटी सी माइनॉरिटी है ये 100 लोग, और इन 100 लोगों पे हम ट्रस्ट करते हैं कि हमारे लिए सही काम करेंगे, एक हित में काम करेंगे, हम उनको अधिकार भी देते हैं।
तो माइनॉरिटी का रोल कितना अहम हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उनको अथॉरिटी भी देते हैं, हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। कितनी छोटी सी माइनॉरिटी, 50,000 के मुकाबले 100 कितनी छोटी सी। उसमें भी स्टाफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स हैं, क्लास ए ट्रस्टी हैं जो हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो 90 के करीब, 73 और 18 जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उन पे हम ट्रस्ट करते हैं, वो हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैं, उनको हम जिम्मेदारी देते हैं, उनको हम अथॉरिटी देते हैं। हमें उनकी विजडम पे विश्वास है ना। हम उनको ऑर्डर टेकर तो नहीं बनाते जी, हमारे यहाँ से ऑर्डर लेके जाओ और उस हिसाब से काम करो। हम उनकी विजडम पे छोड़ते हैं, उनकी समझदारी पे छोड़ते हैं। तो जब हम उनकी जिम्मेदारी पे छोड़ते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो उनकी विजडम पे ट्रस्ट करते हैं कि वो आगे जाके सही काम करेंगे। तो इसी तरीके से हमें, तो बाकी हमारी माइनॉरिटीज हैं, उनकी विजडम पे भी ट्रस्ट करना है कि भाई वो भी हमारे फायदे की बात करेंगे। तो उनकी बात को सुना जाए ना ध्यान से, पूरा ध्यान दिया जाए, कंसिडर किया जाए, पूरा मौका दिया जाए उनको बोलने का। और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो उनको राइट ऑफ अपील दिया जाए। अब माइनॉरिटी के राइट्स के लिए बिल डब्ल्यू को कितनी चिंता थी, या कितना वो इम्पोर्टेंस देते थे, वो इस बात से पता चलता है कि कंसेप्ट तो बाद में बने हैं। जब कॉन्फ्रेंस का चार्टर बना था, उसी में उन्होंने माइनॉरिटी के राइट्स का थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया। उसी में माइनॉरिटी के अधिकारों का थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया था। वो कैसे डाला था? थर्ड लीगेसी प्रोसीजर के जरिए। जो हमारे थर्ड लीगेसी प्रोसीजर है, उसके जरिए माइनॉरिटी के जो है इम्पोर्टेंस उन्होंने दिखाई थी। कि वैसे देखा जाता कि आम जो हम कहते हैं कि हमारी ए डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, सबको आजादी है। तो लोकतंत्र में क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी चलती है। एक वोट की भी अगर बहुमत है तो ठीक है, आप बहुमत में है, और जो बहुमत के अधिकार है वो आपको मिलेंगे, चाहे सरकार बनाना है, चाहे शासन करना है, या जो भी है। लेकिन ये में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। थर्ड लीगेसी में पहले ही उन्होंने ये रख दिया कि कम से कम 2/3, 2/3 बहुमत चाहिए। और अगर 2/3 बहुमत नहीं मिलती है किसी को भी, जब हम डेलीगेट चुनते हैं या किसी भी लेवल पे हम जीएसआर एरिया कमेटी मेंबर चुनते हैं, 2/3 बहुमत नहीं है, तो फिर हेड में जाएगा लॉटरी के जरिए। और उस हेड में किनके नाम जाएंगे? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जो पहली मेजोरिटी मिली है, और उसके बाद के एक या दो कैंडिडेट्स जो सेकंड बेस्ट है या थर्ड बेस्ट है, उनके जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा था कि आप कह रहे हो डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई, ये तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं है। ये कम से कम 2/3 चाहिए, और 2/3 नहीं है तो हेड में जाएगा। तो यहाँ पे बिल डब्ल्यू का तर्क था कि हमें माइनॉरिटीज को भी देखना है, साथ लेके चलना है। ये तो उल्टा हमारी जो डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहा है थर्ड लीगेसी। क्यों? हमारी फर्स्ट ट्रेडिशन, पहली परंपरा, यूनिटी इज पैरामाउंट, एक ही एकता सबसे जरूरी है। तो ये थर्ड लीगेसी प्रोसीजर, जहाँ पे हेड से चुनाव किया जाता है, ये हमारी यूनिटी को मजबूत करती है। वो कैसे? तो जब हेड से चुना जाता है तो किसी के लिए शिकायत का कोई मौका नहीं रहता, कोई पॉलिटिक्स का मौका नहीं रहता, कोई डिसकंटेंटमेंट का मौका नहीं रहता, कोई असंतुष्ट नहीं रह सकता, कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी नहीं सुनी गई, मुझे कम मौका मिला, मुझे ज्यादा मौका मिला। सबको बराबर मौका मिला, और सबको बराबर मौका मिला तो किसी के पास शिकायत का अवसर नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि जरूरी नहीं है मेजोरिटी हमेशा सही हो, माइनॉरिटी गलत हो। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिसको मेजोरिटी मिली है जिस कैंडिडेट को, वही बेस्ट कैंडिडेट है। माना यही जाता है कि वो बेस्ट कैंडिडेट है, इसलिए उसको मेजोरिटी मिली है। चाहे 2 वोट की मेजोरिटी हो, लेकिन ऐसा हकीकत में जरूरी नहीं है।
हो सकता है कि जो माइनॉरिटी में है वो भी उतना ही काबिल हो, जरूरी तो नहीं है कि उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा ही हो, वो तो आगे जाके पता चलेगा। जब वो सर्विस में जाएगा, जब काम करेगा, तो तब पता चलेगा। हो सकता है कि वो फर्स्ट वाले से ज्यादा बेहतर हो। तो हम ये जो है एक कह सकते हैं ना कि एक थंब रूल नहीं बना सकते कि जिसको मेजोरिटी मिली है वही बेस्ट होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ये हम गवर्नमेंट्स में भी देखते हैं, हम कई जगहों पे देखते हैं कि मेजोरिटी तो मिल जाती है लेकिन वो बेस्ट नहीं होती, जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये शुरू से ही मेजोरिटी के ओपिनियन को बहुत महत्व दिया गया है, और खासकर एक कंसेप्ट में जो बताया गया है कि माइनॉरिटी को हमेशा सुनना जरूरी है, सुनना चाहिए, और उनके राइट्स को डिफेंड करना चाहिए। अब वो कितना सीरियसली और कितना गंभीरता से माइनॉरिटी को के राइट्स की बात करता है बिल डब्ल्यू कंसेप्ट में, कितना जोर दिया गया है, कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, ये इस चीज से पता चलता है कि सिर्फ फिफ्थ कंसेप्ट में माइनॉरिटी की बात नहीं की। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ फिफ्थ कंसेप्ट में माइनॉरिटी की बात की है, जी नहीं, ये सिर्फ फिफ्थ कंसेप्ट में माइनॉरिटी की बात नहीं की, माइनॉरिटी की बात आगे भी की गई है और कंसेप्ट में भी की गई। जैसे हम जाते हैं अगर कंसेप्ट 9 में, अगर हम कंसेप्ट 9 में जाते हैं, जो कहता है लीडरशिप की बात करता है, कंसेप्ट 9 लीडरशिप की बात करता है कि एक अच्छे लीडर्स के बिना ए का काम नहीं चल सकता, लीडर्स चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगा जो बताता है हमें माइनॉरिटी के बारे में। ये पेज 39 पे है जी, मेरे पास 22-23 की है जीएसएम, उसमें पेज 39 पे कंसेप्ट में फोर्थ पैरा है। इट शुड बी रिपोर्टेड दैट सम मेंबर्स स्टिल डाउट whether choice by a lot is ever a good idea। ये थर्ड लेगेसी के बारे में आगे बात करते हैं। कुछ मेंबर डाउट करेंगे कि ये लॉटरी से चुना जाना क्या ये अच्छा विचार है, कुछ अच्छा आइडिया है। जैसे द बेस्ट मैन डज नॉट ऑलवेज विन, वही लॉटरी से जरूरी नहीं है कि बेस्ट मैन ही जीतेगा, हमेशा सबसे अच्छा व्यक्ति ही जीतेगा। In answer, it must be pointed out that each time we have abandoned the two-thirds vote or a lot in naming delegates, there has been a sense of defeat and disturbance in the minority camp। जब हम दो टू थर्ड मेजोरिटी वाला शर्त हटा लेते हैं, या ये हैट वाला सिस्टम हटा लेते हैं, सिंपल मेजोरिटी से फैसला कर देते हैं, वहां पे हार जीत वाली भावना आ जाती है माइनॉरिटी के मन में। जब हार गए, हार वाली भावना आती है, वहां पे डिफीट एंड डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब भी होते हैं, फिर डिस्टर्ब होते हैं दोनों तरीके से। तो वहां पे फिर डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्टि, फिर वो सब नेगेटिविटी आती है, यूनिटी इफेक्ट होती है, माइनॉरिटी अपने आप को अलग थलग पाती है, यूनिटी इफेक्ट होती है। सो there is a sense of defeat and disturbance in the minority camp, which is nowhere nearly offset by the advantage of naming the opposite supposedly best man। जो हमें बेस्ट मैन लगता है, उसका उसको सीधा सीधा चुनने से जो हमें फायदा मिलने वाला है वो बराबर हो जाएगा। जब माइनॉरिटी डिसकंटेंट हो जाएगी, तो माइनॉरिटी में हार की भावना आ जाएगी, हार जीत वाला खेल समझने लग जाएंगे, तो वो सारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, इंडीड द सेकंड बेस्ट मैन कैन ऑफन बी एज गुड एज डेलीगेट एज द असेंबलीज फर्स्ट चॉइस, ही मे इवन बी अ बेटर डेलीगेट। भाई सेकंड चॉइस जो है वो हो सकता है कि वो भी बढ़िया हो, और हो सकता है वो पहले से भी बढ़िया हो, पहले वाले से भी बढ़िया हो। तो कितना इंपॉर्टेंस है माइनॉरिटी के
भावनाओं को दिया है, सम्मान को दिया है, ये इस चीज से पता चलता है। फिर आगे कंसेप्ट 10 में फिर वो माइनॉरिटी की बात करता है, तो पेज 47 पे है, सेकंड पैराग्राफ। अब यहाँ पे दो तरह की अथॉरिटीज होती हैं जो दी गई है, जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट में पढ़ा था। अल्टीमेट अथॉरिटी वो ग्रुप्स के पास है, लेकिन उसमें से कुछ अथॉरिटी हम डेलीगेट करते हैं आगे उन कामों को करने के लिए जो ग्रुप नहीं कर सकते, उसको कहते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी। अल्टीमेट अथॉरिटी डेलीगेट ट्रस्टी के पास नहीं है ना, अल्टीमेट अथॉरिटी तो ग्रुप के पास है। लेकिन कुछ अथॉरिटी हमने डेलीगेट ट्रस्टीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दी है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड अथॉरिटी। So in addition to the methods used to make delegated authority equal to delegated responsibility, we have two more guarantees, the right of appeal and the right of petition. गारंटी कह रहे हैं, यहाँ पे उन्हें गारंटी का नाम दे रहा है कि डेलीगेटेड अथॉरिटी और डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बराबर करने के लिए हमने दो गारंटियां दी हैं, राइट ऑफ पिटीशन एंड राइट ऑफ अपील। दो गारंटियां दी ताकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस रहे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मुझे कुछ राइट्स चाहिए और ये गारंटी है कि आप राइट ऑफ अपील आपको दिया गया है, आप अपनी बात खुल के बोलो। As you know, a bare majority is apt to constitute itself as a pseudo ultimate authority on many occasions. ये हम जानते हैं, हम जानते हैं कि थोड़ी सी छोटी सी भी मेजोरिटी हो तो वो अपने आप ही इतने अधिकार अपने आप को दे लेते हैं, एक नकली अथॉरिटी बन जाते हैं, स्यूडो अल्टीमेट अथॉरिटी। अल्टीमेट अथॉरिटी खुद ही वो ले लेते हैं, दिखावे की अल्टीमेट अथॉरिटी बन जाते हैं, जबकि अल्टीमेट अथॉरिटी ग्रुप के पास है। तो अगर हम वहां पे बेयर मिनिमम मेजोरिटी को छोड़ दें तो वो अपने आप ही अधिकार ले लेते हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी बन बैठते हैं कई मौकों पे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। Likewise, executives are apt to overboss their assistants. अधिकार दिए हैं एग्जीक्यूटिव्स को भी, तो वो भी ज्यादा दबाव डालेंगे, ज्यादा बॉसगिरी दिखाएंगे अपने जूनियर्स को। Therefore, we use the concepts of appeal and petition to ensure that every minority and every worker doing a job has an authority and a status commensurate with the responsibility involved. तो इसलिए अब निचोड़ क्या है राइट ऑफ अपील और पिटीशन देने का? वी यूज द कंसेप्ट अपील एंड पिटीशन टू इंश्योर, ये पक्का करने के लिए that every minority, कहीं भी है, किसी भी तरह की माइनॉरिटी है एक स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर में, एंड एवरी वर्कर डूइंग ए जॉब, हर व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है एक, उसने पहले ही बता दिया पेड और अनपेड, कोई भी हो किसी भी लेवल पे हो, उसके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उससे बराबर, उससे मिलती जुलती अथॉरिटी होनी चाहिए। इसलिए राइट ऑफ अपील और पिटीशन दिया गया है ताकि जो उसको जिम्मेदारी दी गई है उसके हिसाब से अधिकार भी उसके पास हो, और अगर उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उसको अपील करने का अधिकार उसके पास हो। तो यहाँ पे ये देखा हमने, आगे भी जाके उसने 9वें 10वें कंसेप्ट में भी माइनॉरिटी की बात की, राइट ऑफ अपील की बात की, गारंटीज तक बोल दिया उनको, ये गारंटीज है। और ये बात यही खत्म नहीं होती, बात यही खत्म नहीं होती। 12वें कंसेप्ट में चार्टर चार्टर के आर्टिकल 12 में वारंटीज दी गई हैं, 6 वारंटीज, 6 वारंटीज दी गई हैं। वारंटी क्या होती है हम सब जानते हैं, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इनवायलेबल होती है वो। उन 6 वारंटीज में से 3 वारंटीज में माइनॉरिटीज का जिक्र आया है, जो विल्लब्लू ने किया है। इसमें पहले वारंटी 3 आती है पेज 72 पे,
None of the conference members shall ever be placed in a position of unqualified authority over any of the others. कॉन्फ्रेंस का कोई भी सदस्य जो है उसको दूसरे पे कोई भी अनक्वालिफाइड अधिकार नहीं मिलेगा, अथॉरिटी नहीं मिलेगी। अनक्वालिफाइड क्या होता है? बिना किसी बंदिश के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी चेक के, बिना किसी रोक टोक के। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी तरह का अधिकार जमा लेगा। कोई भी एक मेंबर दूसरे पे अधिकार नहीं जमा सकता। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, द वोटिंग राइट्स as under our concept of participation are simply the practical means of checking any future tendency to an unqualified authority of any sort. जो पार्टिसिपेशन के राइट में वोटिंग राइट्स मिले हैं वो ये चेक करने के लिए मिले हैं कि आगे जाके कोई भी ऐसी अथॉरिटी ना पैदा हो जाए जिस पे कोई चेक ना हो, जिस पे कोई अंकुश ना हो, जिस पे कोई लगाम ना हो। लेकिन दिस हेल्दी स्टेट ऑफ अफेयर्स इज ऑफ कोर्स फर्दर reinforced by our concepts of appeal and petition. राइट ऑफ पार्टिसिपेशन मजबूत किससे बन रहा है? राइट ऑफ अपील एंड पेटिशन से। मैं अपना वोट जब कर रहा हूँ तो ये इस जानकारी के साथ कर रहा हूँ कि अगर मैं माइनॉरिटी में भी हुआ तो मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। यहाँ वोट करने से पहले भी ये एश्योरेंस है, आश्वासन है मेरे पास कि मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा और पूरी बात मेरी सुनी जाएगी। तो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इससे मजबूत बनता है, मजबूती प्रदान करता है। वारंटी 4 क्या कहती है? ये तो सीधा ही राइट ऑफ अपील पे आ जाती है। That all important decisions be reached by discussion, vote and whenever possible by substantial unanimity. अब यहाँ पे मैं एक चीज ये क्लियर करूंगा, सब्सटेंशियल यूनानिमिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। यूनानिमिटी का मतलब सर्वसम्मति। सर्वसम्मति सर्वसम्मति आ गई यानी सबकी सहमति। तो सब्सटेंशियल तो रही नहीं ना, सब्सटेंशियल मेजोरिटी कह सकते हैं कि काफी बड़ी मेजोरिटी, काफी बड़ा बहुमत। लेकिन सब्सटेंशियल यूनानिमिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे नहीं पता ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे, अंग्रेजी के हिसाब से ऐसा कुछ होता नहीं है। यूनानिमिटी का मतलब है सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति। तो वहां बात ही खत्म हो जाती है। So that all important decisions be reached by discussion, vote and whenever possible by substantial unanimity. जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, फैसले हैं, वो डिस्कशन, वोट और उसके बाद में वोटिंग में भारी बहुमत होना चाहिए, उससे फैसले लिए जाए। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात करता है कि हियर ऑन वन हैंड इज erect a safeguard against any hasty or overbearing authority of a simple majority. फिर आ गया हेस्टी और ओवरबियरिंग यानी जल्दबाज या दबंग। सिंपल मेजोरिटी की अथॉरिटी जो साधारण बहुमत हो उसकी अथॉरिटी जो जल्दबाजी में या दबंग तरीके से फैसले लिए जाए उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड है। एंड ऑन द अदर हैंड वी टेक नोटिस ऑफ द राइट्स एंड द फ्रीक्वेंट विजडम ऑफ माइनॉरिटीज। एक तरफ हम सिंपल मेजोरिटी के उस पर चेक रखते हैं और दूसरी तरफ राइट्स एंड ऑफन विजडम, माइनॉरिटी की समझदारी, उनके अधिकार और उनकी समझदारी, उनकी विजडम का भी ध्यान करते हैं। जब हम चर्चा से, पूरी चर्चा करके, वोट से और सब्सटेंशियल मेजोरिटी से फैसले लेते हैं तो ना सिर्फ मेजोरिटी पे चेक रहता है, मिनॉरिटी के राइट्स और उनकी विजडम का भी हम ध्यान करते हैं। तो इसलिए बहुत विस्तार से चर्चा होती है वहां पे, बहुत सारी बातें होती हैं, तब जाके वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद में जो भी फैसला आता है वो आता है। और यहाँ पे कहा गया है कि जब भारी बहुमत होता है, जब भारी बहुमत होता है तो फिर कांग्रेस अपने फैसले पे कॉन्फिडेंस से बोल सकती है, फिर इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी की भी सुन ली, फैसला भी भारी बहुमत से हो गया
तो फिर यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, फिर माइनॉरिटी को भी शिकायत करने का मौका नहीं है। जब उनकी आवाज पूरी सुनी गई, और उसके बाद में फिर क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो वही फिर राइट टू बी रॉन्ग, कोई बात नहीं, कम से कम ये तसल्ली है हमने पूरी चर्चा की, मेजोरिटी की भी सुनी, माइनॉरिटी की भी सुनी, पूरे विस्तार से बात की, हर पहलू को देखा, फिर भी कहीं त्रुटि रह गई, कमी रह गई, कोई बात नहीं, और आगे ध्यान रखेंगे और आगे चीज देखेंगे। तो चौथी वारंटी में भी उसने माइनॉरिटी की बात की, और फिर आए सिक्स वारंटी पे, जो कहती है कि पेज 81 82 है, जो कहती है कि कॉन्फ्रेंस जो है अपने व्यवहार और विचार में लोकतांत्रिक रहेगी, यानी शासन नहीं करेगी, कोई शासन वाला काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट वाला काम नहीं करेगी, सेवा करनी है। कॉन्फ्रेंस का काम सेवा करना है, शासन करना नहीं है, वो डेमोक्रेटिक रहेंगे। और इसी में सेकंड लास्ट पैराग्राफ है किताब का, therefore we expect that our conference will always try to act in the spirit of mutual respect and love one member for another। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कॉन्फ्रेंस हमेशा आपसी सम्मान और प्रेम की भावना में काम करेगी, आपसी सम्मान और भावना, प्रेम की भावना से काम करेगी। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, वन मेंबर फॉर अनदर, आपस में हर मेंबर का दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम उस भावना से काम करेगी। इन टर्न दिस साइन सिग्निफाइज दैट म्यूचुअल ट्रस्ट शुड प्रिवेल। ट्रस्ट की बात आ गई, प्रेम और सम्मान कब आएगा, जब म्यूचुअल ट्रस्ट है या आप एक दूसरे पे विश्वास है, आपसे विश्वास है अगर, तभी म्यूचुअल ट्रस्ट, तभी जो है ये प्रेम और सम्मान की भावना आएगी। और यहाँ पे फिर सावधान कर रहा है, दैट नो एक्शन ought टू बी टेकन इन एंगर, हेस्ट और रेकलेसनेस। गुस्से में, जल्दबाजी में या लापरवाही से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। इसी पे हमने विस्तार से बात की थी कि कैसे जल्दबाजी में, गुस्से में डिसीजन लिए जाते हैं और लापरवाही से। दैट केयर विल बी ऑब्जर्व टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ऑल माइनॉरिटीज। वारंटी है ये, पीछे गारंटीज कही थी, यहाँ पे वारंटी में बताया था, केयर शैल बी टेकन, केयर विल बी ऑब्जर्व टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ऑल माइनॉरिटीज। हर तरह की माइनॉरिटीज को सम्मान देने और उन्हें सुरक्षा देने का काम किया जाएगा, पूरा ध्यान दिया जाएगा उस पर। दैट नो एक्शन शुड एवर बी पर्सनली प्यूनिटिव। कोई भी एक्शन जो है किसी को निजी तौर पे सजा देने वाला नहीं होना चाहिए। दैट वेन एवर पॉसिबल इंपॉर्टेंट एक्शन विल बी टेकन इन सब्सटेंशियल यूनानिमिटी। फिर वही बात, तीसरी चौथी बार हर जगह ये बात दोहराई है, सब्सटेंशियल यूनानिमिटी की। एंड दैट कॉन्फ्रेंस विल एवर बी प्रूडेंटली ऑन गार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आवर कॉन्फ्रेंस विल एवर बी प्रूडेंटली ऑन गार्ड अगेंस्ट टारनीज, great or small, whether these be found in the majority or in the minority। टायरनी, तानाशाही, निरंकुश शासन, यानी जिसपे कोई लगाम नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। कॉन्फ्रेंस हमेशा जो है पूरा ध्यान रखेगी कि किसी भी तरह की तानाशाही ना नहीं पाए, बड़ी या छोटी, चाहे वो मेजोरिटी की हो या माइनॉरिटी की हो। माइनॉरिटी की तानाशाही कैसे हो, मेजोरिटी की तो हो सकती है, माइनॉरिटी की कैसे हो। माइनॉरिटी की तानाशाही तब होती है जब उनके पास एब्सोल्यूट पावर हो, पूरी की पूरी पावर किसी माइनॉरिटी को दे दी जाए तो तानाशाही कर सकती है। लेकिन आमतौर पे तानाशाही या निरंकुश शासन जो है वो मेजोरिटी का होता है। तो यहाँ पे छठी वारंटी में भी उसने बता दी, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ऑल माइनॉरिटीज, सब माइनॉरिटीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी गहराई में जाके माइनॉरिटीज की राइट्स की बात की है, उनकी रिस्पेक्ट की बात की है, उनकी विजडम की बात की। तो राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ पिटीशन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सही फैसले लेने के लिए, एक हित में फैसले लेने के लिए। ये
अब तक जो भी हमने चर्चा की है उसमें ये देखा है। अब मैं आता हूँ इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन में पहले 2-3 पैराग्राफ्स में हम जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो आगे टेस्ट है वो रिप्रोड्यूस किया है। जो टेस्ट हमने अभी पढ़ा है उसी से रिप्रोड्यूस किया है, लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं। न्यू कमर्स टू एज जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस आर ऑफन सरप्राइज्ड at the pains taken by the presiding officer to make sure the minority has a second opportunity to present its views। और जो पहली बार जाता है कॉन्फ्रेंस में वो थोड़ा ये देख के हैरान होता है कि जो भी चेयर कर रहा है उस सेशन को वो कितनी मेहनत करता है कि माइनॉरिटी को अपना व्यूज अपना विचार रखने के लिए दूसरा मौका भी मिले। सेकंड अपॉर्चुनिटी, एक बार तो मौका मिला ही है, एक बार तो गहराई से चर्चा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पूरा ध्यान रखता है इस बात का कि माइनॉरिटी को अपना ओपिनियन देने के लिए दूसरा मौका मिले। Even after extensive debate on an issue followed by a vote in which a substantial unanimity is reached, those opposed are called individually to see if they wish to speak further to their minority view। वोट होने के बाद डिबेट हो गई, एक्सटेंसिव डिबेट हो गई, बड़े विस्तार से व्यापक रूप से बहस हो गई किसी मुद्दे पे, वोट भी हो गया, मेजोरिटी माइनॉरिटी भी सामने आ गई, उसके बाद भी सब्सटेंशियल मेजोरिटी भी मिल गई, उसके बाद भी माइनॉरिटी को दोबारा अलग से पूछा जाता क्या आप अपने माइनॉरिटी के व्यू के बारे में दोबारा कुछ कहना चाहते हैं, आगे कुछ बोलना चाहते हैं, आप अपना विचार दोबारा कुछ उसको और विस्तार से और गहराई से रखना चाहते हैं या और किसी तरीके से रखना चाहते हैं। In fact, numerous instances can be cited in which this minority view is so compelling that conference has then reversed itself। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ पे माइनॉरिटी का व्यू इतना मजबूत रहा है कि उसने कॉन्फ्रेंस को अपना फैसला ही बदलने के लिए मजबूर कर दिया। जाहिर तौर पे मुझे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स जरूर बैठे होंगे, पर अगर उनको ऐसे किसी मेंबर्स की मामले की जानकारी है जहाँ पे माइनॉरिटी की वजह से कॉन्फ्रेंस ने अपने फैसला बदला हो, तो मैं भी जरूर सुनना चाहूंगा उनसे इस चीज को, क्योंकि काफी दिलचस्प होगा ऐसा मामला जो भी होगा। उसमें माइनॉरिटी ने ऐसा क्या व्यू दिया कि कॉन्फ्रेंस को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो अगर किसी मेंबर के पास ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज शेयरिंग के बाद में जरूर इसको बताएं। लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, वो कह रहे न्यूमरस, एक नहीं कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे माइनॉरिटी व्यू इतना मजबूत था कि कॉन्फ्रेंस को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही है राइट ऑफ अपील। दोबारा पूछा जाता है, वोट डालने के बाद भी पूछा जाता है कि आपको आगे कुछ कहना है, तो कितना महत्व दिया जाता है माइनॉरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिल कहता है, बिल का कहना है, बिल सेज द सेम प्रिंसिपल शुड अप्लाई टू मीटिंग्स ऑफ आवर एरिया कमिटीज, ट्रस्टी कमिटीज एंड द बोर्ड्स। यानी हर लेवल पे, एरिया कमेटी कह लो या इंटर ग्रुप कह लो, हमारे यहाँ इंटर ग्रुप का ज्यादा प्रचलन है, तो हर लेवल पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। माइनॉरिटी की आवाज पे पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्हें सेकंड चांस मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वो बस हाथ उठ गए, हो गया जी, मेजोरिटी हो गई, चलो जी बस फैसला हो गया, और यहाँ फिर वो जैसे एंग्री मेजोरिटी हो गई। और यहाँ एक और भी तरह की मेजोरिटी होती है, हालांकि ए में मेरी राय की कोई कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो देखा गया है एक ब्लाइंड मेजोरिटी भी होती है, जिसका प्रचलन है काफी। एक पर्सनैलिटी के पीछे मेजोरिटी चलती है, किसी पर्सनैलिटी ने जो बोल दिया उसी पे सब हाथ उठा देते हैं और वो मेजोरिटी हो जाती है। तो यहाँ इस चीज पे जोर है कि हमें हर लेवल पे माइनॉरिटी को इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी बात सुननी है, चाहे वो एरिया कमेटी हो, ट्रस्टी कमेटी हो, बोर्ड्स हो, ऑन एन इश्यू ऑफ ग्रेव इम्पोर्टेंस
द माइनॉरिटी हैज द एक्चुअल ड्यूटी। जो बहुत ही गंभीर महत्व का मुद्दा हो, माइनॉरिटी की ड्यूटी बन जाती है, जो मैंने पहले भी कहा था। उनकी ड्यूटी बन जाती है अपने व्यूज देना, अपना दृष्टिकोण बताना, अपने विचार रखना, वो माइनॉरिटी की ड्यूटी बन जाती है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं यहाँ से, कि एक तो माइनॉरिटी व्यू इतना कंपेलिंग भी हो सकता है, इतना मजबूत भी हो सकता है कि वो फैसला बदल मजबूर कर दे। और दूसरा, हमें हर लेवल पे इस कंसेप्ट को अपनाना है। हमें हर लेवल पे इस कंसेप्ट को अपनाना जरूरी है। क्यों? कि ये कंसेप्ट हमें, जैसे अभी हमने पढ़ा सिक्स वारंटी में, कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी, उसके लिए भी जो है हमें वार्न करता है, हमें आगाह करता है, हमें बचाता है टायरनी ऑफ मेजोरिटी से, ताकि एक हित में ही काम हो। कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया जाए जिससे ए का अहित हो। और उसी हिसाब से जो है इस कंसेप्ट फाइल को बनाया गया है, ताकि सबको इक्वल राइट्स मिले, सब जो है अपना विचार खुले तौर पे रख सकें। निचोड़ यही निकल के आता है इस कंसेप्ट फाइव का, कि सिर्फ मेजोरिटी की विजडम पे भरोसा करने की बजाय हमें माइनॉरिटी की विजडम का भी फायदा उठाना चाहिए। मेजोरिटी भी गलत हो सकती है, माइनॉरिटी भी गलत हो सकती है, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन हमें कम से कम ध्यान से सुनना तो चाहिए, कम से कम मौका तो पूरा देना चाहिए कि उनकी बात को सुने। जो कहते हैं ना, जो मीटिंग में पहले दिन आके मुझे बताया गया था कि कान से रुई निकाल के मुंह में डाल लो ताकि सुनाई तो दे कुछ। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मुझे मुंह में रुई डाल के बैठना है, लेकिन कम से कम कान से तो रुई निकाल के बैठना है, ताकि मुझे सुनाई दे सके कि क्या कहा जा रहा है, और उसके हिसाब से मैं अपनी विजडम का इस्तेमाल करके अपने राइट्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाऊँ। तो ये जितनी मैं समझ पाया कंसेप्ट फाइव को, जितनी मुझे जानकारी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब ये चेक लिस्ट पे आते हैं हम। कंसेप्ट फाइव थ्रू आउट आर स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल राइट ऑफ अपील और टू प्रिवेल so that minority opinion will be heard and personal grievances receive careful consideration। अब इस चेकलिस्ट में मैं चाहूंगा, टाइम है अभी हमारे पास, थोड़ा सा इंटरएक्टिव इसको बनाए तो बेहतर रहेगा। सवाल हैं, जवाब मैं भी दे सकता हूँ जितना मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे जानकार मेंबर्स भी बैठे हैं जो इस सर्विस कर चुके हैं सब लेवल्स पे, वो भी बेटर जवाब दे सकते हैं। और अदरवाइज भी किसी का एक्सपीरियंस हो तो मैं वो से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन के बाद में एक बार वो जरूर पूछें। अगर कोई मेंबर अपना एक्सपीरियंस उस क्वेश्चन के बारे में शेयर करना चाहता है तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। पहला सवाल है, शुड माइनॉरिटी ओपिनियन ऑलवेज बी हर्ड एट द कॉन्फ्रेंस? इसका जवाब वैसे तो हमने अभी यही जवाब पढ़ के आए हैं कि माइनॉरिटी ओपिनियन तो सुनना ही सुनना है, कॉन्फ्रेंस में, एरिया असेंबलीज में, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग्स में, होम ग्रुप। तो क्या हमें हमेशा सुनना चाहिए? कोई इसके बारे में अपना विचार रखना चाहे कंसेप्ट फाइव के बारे में, तो विस्तार से हमने अभी चर्चा की। उसके आधार पर कोई भी इस पे कुछ बोलना चाहे तो प्लीज बोलें। हाँ, नमस्कार सर। मैं रवि एक शराबी। सर, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे आपने ना इसकी समझाया भी बहुत अच्छा। इसमें यह है कि माइनॉरिटी ऑप्शन कैन बी हर्ड ऑन कॉन्फ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और होम ग्रुप। सर, लगता बहुत अच्छा है कि यार कॉन्फ्रेंस उसमें कि यार माइनॉरिटी या मतलब अल्पमत को, कम लोगों की आवाज को या किसी की सिंगल आवाज भी है तो वो सुनी जाती है क्या? लेकिन असलियत में जो डिसीजन होते हैं हमारे होम ग्रुप्स में, इंटर ग्रुप्स में, वो तो पहले ही हो जाते हैं, ये चाय की दुकान पे हो जाते हैं, या एक दिन पहले ही वो लोग सब डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं इसको वोट दूंगा, तुम इसके साथ हाथ खड़े कर लेना। तो यही थोड़ी दुख वाली बात है। लेकिन हम जब भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल शत शत नमन करने का मन करता है
कि उसने ये भी किया कि भाई तुम्हारा अगर कोई डिसीजन पास भी हो गया तब भी माइनॉरिटी का ऑप्शन रखा जाए। लेकिन असलियत में होम ग्रुप में, इंटर ग्रुप्स में, कॉन्फ्रेंस में हो क्या रहा है? होता तो यही है कि सर पहले ही डिसाइड होते हैं, उन स्पॉन्सर डिसाइड कर देते हैं कि भाई अपने अपने स्पॉन्सीज को बता देते हैं, या जो काम करने वाले होते हैं वर्कर्स, ये मतलब कि जो ऑफिस बैरियर, की भाई ऐसे ऐसे करना है, तो वो वही होता है। लेकिन हम इस बात का है कि यार हमारे पास एक ऑप्शन तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि माइनॉरिटी की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। रवि भाई, सवाल ये नहीं था कि सुनी जाती है नहीं सुनी जाती। सवाल है कि क्या आवाज सुनी जानी चाहिए हमेशा? और उसका जवाब तो हाँ में ही आएगा ना, यस कि सर। क्या माइनॉरिटी की आवाज हर लेवल पे हमेशा सुनी जानी चाहिए? सवाल ये है, शुड। तो उसका जवाब तो हाँ में ही आएगा कि सुनी जानी चाहिए। जाती है नहीं जाती वो एक अलग मुद्दा है। और कोई मेंबर अगर इस पे और कुछ बोलना चाहते हैं तो, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जी, इफ द मेजॉरिटी ऑफ माई ग्रुप फील्स वन वे अबाउट समथिंग बट आई फील अनदर वे, शुड आई जस्ट कीप क्वाइट एंड एक्सेप्ट इट? कितना महत्वपूर्ण है ये। फिर मैं बैठा हूँ एक ग्रुप में, अब वो ग्रुप मेरा होम ग्रुप भी हो सकता है, वो इंटर ग्रुप भी हो सकता है, एरिया कमेटी भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, वो सब एक ग्रुप ही है। मैं जहां बैठा हूँ वो कह रहा है इफ मेजोरिटी ऑफ माई ग्रुप, मेरे ग्रुप की मेजोरिटी अलग विचार रखती है किसी मुद्दे पे, और मैं अलग विचार रखता हूँ, मेजोरिटी एक अलग तरीके से महसूस करती है, मैं अलग तरीके से महसूस करता हूँ, तो क्या मैं चुपचाप इसको स्वीकार कर लूँ? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है? क्या मुझे बोलना नहीं चाहिए? मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मेजोरिटी है, इस तरफ मुझे दिख रहा है यार, ये मेजोरिटी है, इनका विचार अलग है, मेरे को अलग चीज समझ आ रही है, तो क्या मैं चुप रहूं और जो जो कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लूं? मुझे बोलना चाहिए, लेकिन बोलने से पहले मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हेलो। मुझे जानकारी है मुद्दे के बारे में, सारी चीज पता है, प्रिंसिपल्स की जानकारी है, तो मुझे जरूर बोलना चाहिए, अपना व्यू पॉइंट रखना चाहिए, चाहे मैं हेलो। मेजोरिटी में हूं चाहे माइनॉरिटी में हूं। यही तो फ्रीडम है, यही। जी अशोक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। अशोक है। कोई मेंबर शेयर करना चाह रहे हैं इस पर? ये अशोक जी का माइक अनम्यूट हुआ था, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। जी हाँ, राजेश। पूछ लीजिए। जी राजेश भाई, हैंड रेज आया है राजेश जी का। हाँ नमस्कार। मैं ना सर्वेशन अच्छा हूँ। भगवान की कृपा से आज नहीं पी है। थैंक यू सो मच विमल जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें बताया। और इसके बारे में, फिर कंसेप्ट के बारे में मेरे पास एक एक्सपीरियंस था कि ये अभी जो ट्रस्टी का इलेक्शन हुआ था उसमें क्या था कि मैं एक ग्रुप का आईजीआर था, और वो भी सो कार्ड आईजीआर। और लेकिन चलो वोटिंग का एक था, बाकी भी ग्रुप जो कोरोना में बंद हुए थे उन्हें भी वोटिंग राइट दिया गया, हमारे ग्रुप को भी वोटिंग राइट दिया गया। लेकिन हमारे एंटर ग्रुप ने पिछली शाम मेरे को कॉल आता है कि भाई साहब आप, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पहले तो एंटर ग्रुप से प्रश्न पूछा कि क्या आप लोगों का राइट बनता है ग्रुप को आप किसी प्रकार की डायरेक्शन दे सकते हो? मैंने कहा भाई साहब आप पहले तो लिमिटेशन देखिए, अल्टीमेट अथॉरिटी और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के पास है, ग्रुप के पास है। हम आप लोगों को बताएंगे कि आपने क्या करना है। एक्चुअली क्या है कि इस प्रकार की बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। और जी पूरे का पूरा इंटरव्यू जो है विड्रॉ कर गया, लेकिन मैं वोट डालने गया। 32 ग्रुप थे उस सेंटर ग्रुप में, या कितने थे, हाँ 30-32 ग्रुप को उन्होंने, 30 या 32 ग्रुप थे, या एग्जैक्ट नहीं फिगर मेरे को पता, लेकिन मैं वोट डालने गया। मैंने जैसे ही वोट डाल के निकला, तो जो भी देखो, वो तो भगवान की आवाज होती है, जिसने बनना था दिल्ली से बन गए, हमारे अनंत जी चुनेंगे। और जैसे ही मैं निकला तो फिर मेरे को कॉल आई, क्योंकि फ्रेंडली देखो हमारे क्या है कि डिसीजन जो भी हो हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मेरे को बीडब्ल्यू की एक बात बड़ी दिमाग में मतलब बहुत अच्छी लगती है वो बात है, और दिमाग में हमेशा फिट रहती है कि अगर ए में आप सर्विस करने जा रहे हो तो पहली और दूसरी परंपरा फर्मली तुम्हारे ग्राउंडेड इन योर माइंड।
आपके दिमाग में फर्स्ट एडिशन को बच जानी चाहिए कि कॉमन वेलफेयर के लिए यार मेरे को अपना सेल्फ का सेक्रीफाइस डाउन करना है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि भाई ग्रुप कॉन्शियस से ईश्वर की आवाज निकालनी है तो हमें लोगों को पार्टिसिपेशन भी करना है। लेकिन उस भाई ने बोला कि भाई साहब तुम चाहे जिस मर्जी को जिता के आए हो, हमने अपील कर दी है और ये तो कैंसिल हो जाएगा इलेक्शन। मैंने कहा, क्या आप श्योर हो? अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो राइट ऑफ अपील और पिटीशन नहीं है आपके पास। 100%। मान लो किसी वजह से, मान लो आपकी बहुत चलती है वहां पर कॉन्फ्रेंस में, या बहुत आपने जानकार या दोस्त बैठे हैं, तो भी भाई सैद्धांतिक रूप से भी ये ठीक नहीं है। अगर मैंने राइट ऑफ पार्टिसिपेशन खो दिया है, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, तो मेरी अपील और पिटीशन कैसे बनेगा? तो ये मैंने तो वहां पर ग्रुप की राय पूरे एंटर ग्रुप की कुछ और थी, मेरी और थी कि बड़ी मुश्किल से हम लोगों को पहले, उससे पहले हम एक डेलीगेट की पोस्ट खो चुके थे। उससे पहले दिल्ली जो रीजन है वो एक डेलीगेट अपना गवा चुकी थी, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इस प्रकार का कोई चीज हो। वो ठीक है यार, कई बार होता है, थोड़ी ऊंच नीच होती है, हमारी नहीं बनती। तो मैंने देखा है कि ये जो प्रिंसिपल है ना भाई साहब, ये दुनिया में किसी संस्था के पास नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, किसी धार्मिक संस्था के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है माइनॉरिटी की आवाज। अगर कोई भी व्यक्ति एक वोट से हार जाता है, जैसे विमल जी ने भी रिपीट करा था ये सेंटेंस, मत मार के रख देते हैं 5 साल तक ओपोजिशन वाले। उसकी मतलब क्या से क्या कर देते हैं उसके साथ। एल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा नहीं है, यहाँ मामला हार जीत का नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी को जो टॉप पे रखते हैं। तो ये हम लोगों के पास एक ऐसा हैवी ऐसी चीज है हम लोगों के पास, ये मेरे हिसाब से तो असेंस मान सकता हूँ मैं एल्कोहलिक एनोनिमस का, इसको जो अपील माइनॉरिटी के पास जो है। अगर 2 आदमी भी थे, अभी विमल जी ने बताया ना कि हमारी कॉन्फ्रेंस में मात्र 2 मेंबर थे, लेकिन उनको भी अपील का अधिकार दिया गया कि भाई साहब आप अपील कर सकते हो, और उनकी सुनवाई भी होती है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद राजेश जी। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज सब्सटेंशियल यूनानिमिटी? सब्सटेंशियल यूनानिमिटी क्या होती है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस वर्ड पे मुझे पर्सनली कंफ्यूजन है, क्योंकि यूनानिमिटी अपने आप में एक वर्ड है, तो इसको सब्सटेंशियल मेजॉरिटी लेके चलता हूं मैं। उसका क्या मतलब है? कोई मेंबर एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सब्सटेंशियल यूनानिमिटी क्या होती है? इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो भारी बहुमत, भारी सर्वसम्मति। लेकिन भारी सर्वसम्मति तो कहीं नहीं होती ना, सर्वसम्मति तो सर्वसम्मति है, तो इसको भारी बहुमत कह सकते हैं। और एक है जो हमने ये अभी पढ़ा, FAQ में है 25. What is the difference between substantial unanimity and simple majority? FAQ on page 25, manual 23 वाला है, पेज 25 FAQ में है. ओके नाइस। हम तो यार, कैन यू रीड दैट? What is the difference between substantial unanimity and simple majority? Question mark. Substantial unanimity typically means a 2/3 or more majority. In some situations, this might even be a 3/4 or more majority. This standard is typically employed for issues that are controversial or complex and for the elections of some positions in general service. This can help to promote unity in the area body. Simple majority is typically defined as 1/2 of the body plus 1. This standard is generally employed for simple or routine matters. ये clearly उसने define कर दिया है. Now how you read it, how you understand it, that's up to you, I think. But आप एक बार पढ़ लीजिए उसको. FAQ में है page 25. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नंदू जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये इस चीज का हमें जवाब दिया नंदू जी ने, सब्सटेंशियल यूनानिमिटी का। तो ये तीसरे क्वेश्चन का हमें नंदू जी से जवाब मिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द राइट ऑफ अपील? इज इट एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स ऑफ सर्विस? राइट ऑफ अपील के बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं, हमने अभी पूरी बात की है, और ये भी हमने अभी बात की कि ऑल लेवल्स ऑफ सर्विस पे ये एप्लीकेबल होना चाहिए। वो भी विल डब्ल्यू ने इलस्ट्रेशन में क्लियर किया है।
कोई भी मेंबर इस पे अपना कोई एक्सपीरियंस या कोई थॉट शेयर करना चाहे तो प्लीज कम फॉरवर्ड। विनोद जी, मैं ग्रुप का थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा, मैं आई प्लीज। जी। हमारे ग्रुप में क्या था कि एक ऐसे ग्रुप से मैं स्टार्टिंग में जुड़ा था जी, कि तो उसमें क्या है, वाका टाइप ग्रुप, जिसमें एक आदमी ने जो बोला वो पूरे ग्रुप में उसको मान लिया गया। हालांकि होना क्या लगा कि वो जब बोलना शुरू करा तो फिर स्पॉन्सर से एक थॉट आया कि भाई तेरी रिकवरी को थ्रेट आ जाएगा, आपकी रिकवरी 1 साल से नीचे है, और आप थोड़ा सा इस मामले में ना घुसो तो बढ़िया रहेगा। तो वो कह दी कि मैंने बिजनेस मीटिंग में जाना बंद कर दिया। अब हर ग्रुप में 2 ग्रुप होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते तो हैं बदलाव करना, लेकिन आगे नहीं आना चाहते, वो किसी न किसी को आगे करके उस प्रकार से। तो उनका जब मेरे को कॉल आया कि भाई साहब वो क्या आप बिजनेस मीटिंग में आए नहीं थे, मैंने कहा नहीं, मैं आया भी नहीं था और मैं आऊंगा भी नहीं बिजनेस मीटिंग में। इस प्रकार से हुआ है कि भाई वो रिकवरी का थोड़ा सा, उन्होंने बताया कि 1-2 साल हो जाते, साल भी कंप्लीट हो जाता आपका रिकवरी का, तो उसके बाद चलो सबसे प्रायोरिटी तो आपको अपनी रिकवरी पे भी रखनी है। तो अब 2 चीजें वहां पर मेरे को समझ में आई थी कि वो जो लोग थे, मैंने उनको पूछा कि क्या आप गए थे उस ग्रुप में बिजनेस मीटिंग में? नहीं। तब भी मेरा ये सेम ही थॉट था कि भाई साहब, ईश्वर की आवाज मान लो गलत निकली है, और उस ग्रुप में आज भी ऐसे ही चलते हैं, कई ग्रुप दिल्ली में ऐसे चलते हैं। लेकिन अगर भैया, अगर ईश्वर की आवाज गलत भी है ग्रुप में, तो फिर मेरे को वहां पर, अगर मैं उसमें फिर मैं पार्टिसिपेशन के लिए आऊंगा कि भाई साहब, अगर मैं उस ग्रुप में की बिजनेस मीटिंग में नहीं जा रहा हूं ना, तो बाद में मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनकी किसी भी जो विचार उनका या जो थॉट उनका या डिसीजन जो उनका हुआ है वो तो नहीं है। और एक चीज सर साथ में कंक्लूड कर देता हूँ। एक ध्यान है हमारी कॉन्फ्रेंस का, अब ये ध्यान नहीं है मेरे को कि सन कौन सा था, शायद 2007 हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर जब भी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती थी, इंडिया की कॉन्फ्रेंस, तो दीपक मतलब प्रज्वलन की प्रथा थी। और प्रज्वलित की प्रथा थी, दीप प्रज्वलित करते, सॉरी फोन आ गया था बीच में, लेकिन तरह की कि आप अगर ये एक स्पेशल धर्म में ये प्रथा, मतलब दीपक जला के किसी भी चीज का शुभारंभ करते हैं, तो अगर इस प्रथा को बंद करा जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। तो उस पे उन्होंने उस थॉट को इतनी प्रमुखता दी कि वाकई ये डेलीगेट सही कह रहा है, और उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस में कभी भी वो दीप प्रज्वलन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से एक आवाज में पूरे का पूरा डिसीजन भी टर्न आउट होते हैं एल्कोहलिक एनोनिमस में। अब ये 2007 तक मेरे को याद नहीं है कि कौन से वो कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार से हुआ था। तो एक डेलीगेट के सिर्फ मात्र बोलने से किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किसी धार्मिक प्रथा से जुड़ी हुई चीज है कि दीपक प्रज्वलित करके हम लोग ओपनिंग नहीं करेंगे अपनी कॉन्फ्रेंस की। तो उसके बाद इस प्रकार की प्रथा को अवॉइड करा गया। तो ये भी है जी कि कई ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें एक व्यक्ति की आवाज पे पूरे का पूरा हमारा जो एक चलती हुई प्रथा जो है वो चेंज कर दी जाती है। धन्यवाद, थैंक यू। जी धन्यवाद राजेश जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेलो इज मेंट बाय द। हाँ जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए अशोक जी। हेलो, मेरा नाम अशोक है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ये आवाज आ रही है उसमें? हेलो। जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो अभी जो हम लोग ने जब जो चौथा जो पढ़ा है कि राइट ऑफ अपील, तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स है मेरे पास, मगर एक अभी अभी का मैं बताता हूँ। मैं एक रूटेड रीजनल ट्रस्टी हूँ। तो बीच में एक ऐसा अपना एक चार्टर्ड इसमें लिखा हुआ है ऐसा कि हमारा एक ना एक मेट्रोपोलिटन एरिया से हमारा एक वर्किंग ट्रस्टी वहाँ का होना चाहिए, ऐसे हमारे इसमें लिखा हुआ है। और पहले से लेके आज तक के जो हमारे सर्विस मैनुअल है उस पर लिखा था। तो अभी 2023 में एक ऐसी घटना हुई कि एक वर्किंग ट्रस्टी जो हमारे ट्रेजरर का था,
तो बायोलॉजिकल वो पीरियड ऐसा ही वो था, पर ये लोग ने इलेक्शन कर दिया कॉन्फ्रेंस में, ऐसा बोला कि नहीं नहीं वो आपका नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मैंने अपील किया, बोले सिख पर भाई ऐसा क्यों नहीं, क्यों जो लिखा है किताब सर्विस मैनुअल में उसी की तरह से हम लोग जा रहे हैं ना। वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करके उन्होंने एक दूसरे एरिया का ये, मैं बोला अरे भाई चार्ट हमारा चार्ट ये बोलता है, सर्विस मैनुअल बोलता है, एक तो वर्किंग ट्रस्टी अपने लोकल एरिया या लोकल या अपने इसमें बताया गया कि वहां का होना चाहिए, और आज तक ऐसा होते आ रहा है। तो बोला नेचुरली मेरा इसमें आ जाता था, वो नहीं उन्होंने सुना। तो फिर मैंने अपील किया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, देखो इधर क्या लिखा है। तो उन्होंने वो बोला नहीं नहीं इसमें। तो फिर मैं बोला ठीक है इलेक्शन हो जाए, मैं इससे चाहता हूँ कि मैं अपील करता हूँ कि ये पोस्ट के लिए हम लोग इलेक्शन कर देंगे। इलेक्शन हो गया, उसमें 2 बार 3 बार हो गया। फिर जैसा अभी उसके पहले जो सवाल आया था, इसके पहले डिसाइड हो गया था किसको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हो गया था। तो इलेक्शन वो नाम के लिए ले लिया मेरे अपील के अनुसार। और फिर दूसरा दिन जो कैंडिडेट मेरे अगेंस्ट में था, जो ट्रेजरर था, तो मुझे उन्होंने बोला अशोक सर सॉरी ऐसा ऐसा हो गया था, पहले दे हैव डिसाइडेड एवरीथिंग। तो ऐसे भी कई ऐसे मामले मेरे साथ में बहुत बार ऐसे कॉन्फ्रेंस में और ट्रस्टी इसमें मीटिंग में या अपने रीजन में भी बहुत बार ऐसा कुछ भी अपने डेलीगेट्स में और इंटर ग्रुप में जोन में। तो कई ऐसा, तो ये काम था, एक एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, पर उसमें कुछ नहीं हुआ। आखिर वो जो होना था वही हो गया। हमारा वो शिलोंग का हमारा ट्रेजरर ट्रस्टी का वो उसको चुना गया, और मैं फिर पीछे ले लिया। मैं बोला ठीक है भाई अगर आप लोग नहीं, जैसे बोले माइनॉरिटी का सुनना चाहिए था, तो मैंने माइनॉरिटी फिर भी बोला भी ठीक है, अगर कॉन्फ्रेंस अपना ट्रस्टी का सभी लोगों का कहना यही है, अभी अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चुप बैठ गया, पीछे हट गया मैं। अभी मेरे साथ में ये हुआ था, मैंने अपील करके सब कुछ करके कुछ नहीं हुआ। अभी 2023 की बात है ये। और उसके बाद में फिर धीरे 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 मैं, अभी मैं 2024 में मैं रोटेट हो गया एज ए रीजनल ट्रस्टी का। ठीक है, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया, एक अपना एग्जाम्पल रखने का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जी धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही एक्सपीरियंस आपने हमें साथ शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे जैसे हम चल रहे थे, व्हाट इज मेंट बाय द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एंड व्हाट इज एएससी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन अनइन्फॉर्म्ड, मिसइन्फॉर्म्ड, हेस्टी, एंग्री मेजॉरिटी। इस पे मैं नंदू जी आपसे एक दो लाइनें सुनना चाहूंगा, अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बता सके या इस पे कुछ बता सके नंदू जी, अगर हैं तो। हेलो नंदू अल्कोहलिक। ये टिरनी मैंने अभी गूगल ट्रांसलेशन में देखा, जुल्म। अभी पिछले कॉन्फ्रेंस में अपने साथ जुल्म हुआ है क्योंकि एंग्री मेजॉरिटी थी। You know, most of the fellowship has got some sort of a resentment against this rehab personalities. I think that is a well-known fact. वो मिस क्या that anger came out without information, and that angry mood में nobody is wanting to analyze information कि वो ट्रेडिशन में क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है ना। It was an angry majority which without thinking voted in a certain fashion. अब इसका हल क्या है? हल भी इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अनइन्फॉर्म्ड नहीं होना चाहिए, मिस इन्फॉर्म्ड नहीं होना चाहिए, हेस्टी नहीं होना चाहिए, एंग्री नहीं होना चाहिए। अब इससे ज्यादा क्या बोलना चाहिए? अब पीपल शुड व्हेन दे कम इनटू पोजीशन ऑफ ए ट्रस्टेड सर्वेंट, उनके ऊपर जिम्मेदारी है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी वेल रेड। अगर ये नहीं हो रहा, एट ग्रुप लेवल से ही होता है ये सब। दैट क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप कॉन्शियंस, हाउ टू एक्सरसाइज ग्रुप कॉन्शियंस, हाउ टू वॉइस आउट अ माइनॉरिटी अपील, how to stand out from the crowd and think individually. Do not think on behalf of sponsor if you have any, and do not be a spokesperson for a sponsor वगैरह वगैरह। ये सब जनरल बातें, जनरल विजडम से आती हैं।
अभी इससे आगे और क्या बोल सकते हैं, बट टिरानी जैसे हाउ एवर यू प्रोनाउंस इट, ये एक्चुअली दैट होल फेलोशिप के ऊपर जुल्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस एंड एंगर ऑफ दैट एंग्री मेजोरिटी इनसाइड द कॉन्फ्रेंस। ये पूरा एक डिसीजन थोप दिया जाता है फेलोशिप के ऊपर। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। थैंक यू सो मच नंदू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही एग्जांपल आपने दिया है। एंड आंसर जैसे आपने कहा इसी क्वेश्चन में है, चीफ प्रोटेक्शन हमारा यही है, राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ पिटीशन, यही चीफ प्रोटेक्शन है हमारा, मुख्य बचाव, मुख्य सुरक्षा, यही है हमारी। तो यहाँ पे ये हमारी चेकलिस्ट भी खत्म होती है। तो एक बार फिर टाइम भी ओवर हो गया है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद है होप पानियस स्नेहांचल ग्रुप का कि मुझे ये मौका दिया, और जितना मैं समझ पाया, जितना मुझे पता था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की क्लियरली चीजों को सामने रखने की। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओवर टू यू हेमंत। थैंक यू विमल जी। और एक हैंड रेज मुकेश भाई का है। जी मुकेश जी। जी बस एक थैंक यू एवरीवन। और बस एक मैं एक जानना चाह रहा था कि जैसे हम बहुत सारी जैसे इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जीएसओ इंटरग्रुप या ट्रस्टी सर्वेंट्स की, अभी जैसे नंदू जी शेयर कर रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड जो चीजों को कि एक ग्रुप लेवल से होना चाहिए लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई हम जीएसओ को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि जब भी जो डेलीगेट या ट्रस्टीज जब भी इलेक्ट होते हैं वो, क्योंकि जब भी वो इलेक्ट होते हैं उनका वो जो कुछ थोड़ा टेन्योर होता है वो उनको वो किया जाता है, तो उस दौरान क्या उनका कुछ ट्रेनिंग सेशन या कुछ ऐसा, वो क्योंकि 3 साल या 5 साल के लिए हैं वो, तो क्या उसमें से क्या वो 1 महीना स्पेसिफिकली इस काम के लिए क्या जीएसओ डिजाइन कर सकता है कुछ ऐसा कि उनको ये ट्रेडिशंस एंड कंसेप्ट को कंपल्शन के साथ स्टार्ट किया जाए और उसके बाद काम को शुरू किया जाए, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस तो साल में एक ही बार होती है, 2 बार होती है। और तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जस्ट ऐसे थॉट था, जस्ट वांट टू शेयर। थैंक यू। अब मैं जवाब दूं मुकेश जी? जी देखिए श्योर बात, श्योर विमल जी, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। तक मुझे पता है कि एक ओरिएंटेशन तो होती है, जब नए डेलीगेट जाते हैं उनकी ओरिएंटेशन तो होती है, एक सेशन होता है ओरिएंटेशन का, जिसमें उनको सारा बताया जाता है कामकाज कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्या सिस्टम्स है। लेकिन जहाँ तक ये ट्रेडिशन कंसेप्ट की बात है, आप जबरदस्ती किसी के अंदर ठूस तो नहीं सकते ना। ये तो सेल्फ मोटिवेशन से आता है, ये तो ग्रुप लेवल से, जैसे नंदू जी ने कहा बिल्कुल सही है, ग्रुप लेवल से इनिशिएटिव होता है। कहीं पे मैं एक दिन में या एक घंटे में या 2-4 दिनों की ओरिएंटेशन में नहीं सीख सकता, पढ़ जरूर सकता हूँ, लेकिन उनको समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ग्रुप लेवल से ही मोटिवेशन आनी चाहिए, और वहीं से ही ये शुरुआत होगी, तभी आगे मजबूती आएगी। वहां पे जाके आप एकदम से मगअप करके, ये कोई टेस्ट पास नहीं करना हमने कि उसको भी याद कर लें, कंसेप्ट को भी याद कर लें, ट्रेडिशन को भी याद कर लें, और कंपल्शन का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये में कंपल्शन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये में कि कोई कंपल्शन तो है ही नहीं, ऑप्शनल है सब कुछ। तो इसलिए वो चीज प्रैक्टिकल नहीं लगती मुझे कि बाकी नंदू जी हैं, अरुण जी हैं, अगर इस मामले में वो कुछ और बेहतर कहना चाहें तो मैं भी सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। जी जी यार जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? अरुण जी बिल्कुल ही चुपचाप है, उनको बोलना चाहिए। बे यार नींद लग जाती है तो बीच में का कॉन्टेक्स्ट ही निकल जाता है। एक एक बात से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें
ये अपनी तीसरी चौथी पांचवी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इट हैज गॉट अ ट्रेमेंडस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इसमें बहुत है एंड कंटिन्यूटी में आ रहा है। आपने फोर्थ कॉन्सेप्ट में आपने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट कर ली, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में देख लिया, और दिस इज पांचवी कॉन्सेप्ट में तो डेमोक्रेसी का प्रैक्टिकल ये है एप्लीकेशन। जब आप वोटिंग करने के बाद में भी if any decision if you feel that it's not with the traditions or perhaps it may harm the fellowship, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। बहुत बहुत गहरा सिग्निफिकेंस है स्टेट्स ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट को। जितना भी देखने, जितना भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ तो नया नया कुछ तो मिल रहा है ऐसे लगता है। अभी एक जो बात की थी ना, दैट वाज अ ट्रेडिशनल, इट वाज नॉट अ ट्रेडिशनल राइट। जो हेडक्वार्टर से आते थे वर्किंग ट्रस्टीज, अगर आप 98 का सर्विस मैनुअल केयरफुली पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है फॉर अ कम्यूटेशन पर्पस, फॉर अ कम्यूटेशन कन्वीनियंस वो लोग हेडक्वार्टर से आ रहे थे। वो बात थी 98 की, और 2020-21 में आपको विरार से हेडक्वार्टर में या जीएसओ में जाने को जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम में आदमी बैंगलोर से, दिल्ली से या हैदराबाद से जीएसओ में पहुंच जाता। So it was absolutely for commutation purpose. They used to come from Bombay headquarter region. अभी नहीं, it was not mentioned in a ये, मेरे ख्याल से और भी कोई पढ़ेगा ना तो पता इसके ऊपर काफी सारे डिस्कशंस हो सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है, जब भी ये एक्सेप्ट किया गया, मेरे ख्याल से आवाज आ रही है ना मेरी? जी हेलो? जी सर, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। और जब भी ये एक्सेप्ट किया गया तो उसमें 2012 या 13 में एक्सेप्ट किया गया, तभी ये आई थी, जो बुकलेट आई थी फॉर दिस प्रपोजल, उसमें मेंशन किया गया था कि दिस वाज टू बी रिव्यूड इन 2020। तो 2020 में इन्होंने रिव्यू किया ही नहीं, तो वो चलते ही रह गया। तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है या फिर पर्पसली कोई छुपाता है इंफॉर्मेशन, तो ये ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं। तो ये हुआ है। अगर किसी को मिले ना, वो कॉन्फ्रेंस में जो बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई थी कॉन्फ्रेंस मेंबर्स को, तो उसमें आप स्पेसिफिकली उसमें पाओगे कि दिस डिसीजन विल बी हैज टू बी रिव्यूड इन 2020। थैंक यू। बीच में का बहुत सा मेरा मिस हो गया, लेकिन ये थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण सर, अरुण जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और